राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए मतदाताओं को बधाई दी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं के मुद्दे पर दिए गए अपने हालिया विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को बढ़ावा देने हेतु विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आरजेडी नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मौजूदा राजनीतिक स्थिति के कारणों पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकवादी टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग के नोटिस का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वह दिल्ली को भी जीत लेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा। भारतीय राजनीतिज्ञ और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज यानी कि 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रमोद सावंत साल 2019 से गोवा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए ऐतिहासिक मतदान के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। देश की राजधानी के करोलबाग इलाके में तड़के गोलीबारी की एक वारदात सामने आई। इस घटना में आनंद पर्वत निवासी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बंगाल में नई क्रांति का आगाज हो चुका है और यह क्रांति जनता के वोट से होगी। प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से समर्थन और वोट का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर बंगाल को भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन से मुक्त करेंगे। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम जो पैसे भेजते हैं वो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में आते हैं। कोई बिचौलिया आपके पैसे बीच में लूट नहीं सकता। बंगाल बीजेपी की बड़ी घोषणा हर तरफ चर्चा है। मातृशक्ति भरोसा कार्ड के तहत हर साल महिला को 36,000 रुपये सीधे बहनों के हाथ में जाएंगे। हर साल 36,000 रुपया। गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बच्चे के जन्म पर अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बेटियों की पढ़ाई
अब बीच में नहीं रुकेगी। ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपए की सीधी मदद दी जाएगी। रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुलेंगे। लखपति दीदी अभियान से लाखों बहनों को जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा ताकि बहनें अपना काम शुरू कर सके। खेती से जुड़ी बहनों को हर साल 9,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। साथियों, बीजेपी सरकार बहनों की आमदनी भी बढ़ाएगी और बचत भी बढ़ाएगी। आपके घर का बिजली बिल 0 हो जाए, 0। ये बिजली बिल 0 करने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत आपके परिवार को आपके घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 80,000 रुपए की मदद दी जाएगी। यहां इन सारे उम्मीदवारों को आपके आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसान चौपालों में आधुनिक तकनीक और रिसर्च से जुड़ी जानकारी किसानों से साझा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार कृषि रणनीति तय करना बेहद महत्वपूर्ण है। आज की कॉन्फ्रेंस में हम राज्यों का कृषि रोड मैप पर विचार करेंगे, लेकिन साथ साथ हम राज्यों से ये कह रहे हैं कि राज्य में वो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएं। राज्य भारत सरकार के वैज्ञानिक उस पर रहेंगे, गांव-गांव जाएंगे और किसान चौपाल में जो आधुनिक शोध और रिसर्च है उसके बारे में किसान से बात करके उनकी जानकारी देंगे, क्योंकि लैब का ज्ञान जब तक लैंड तक किसान तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका ठीक उपयोग नहीं होगा। बीज की उपलब्धता, अच्छा बीज कैसे किसान को मिले, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने की बीज पहली शर्त है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे कई विषय हैं, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, जिस पर हम आज किसानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार हर परिस्थिति में राज्य सरकारों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही अगर देखें तो अभी अभी भारत सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की अनुमति दी है, क्योंकि बीच में आलू के रेट काफी डाउन हो गए थे। MIS योजना के अंतर्गत कृषि मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने ढैंचा के बीज के बारे में बात करी थी। तो ढैंचा के बीज की खरीद की अनुमति भी दी गई है और उत्तर प्रदेश में ही एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि आलू के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, प्रोसेसिंग से लेके उसको रखने की व्यवस्था तक उसका काम भी तेजी से चल रहा है। हम क्लीन प्लांट सेंटर भी देश में 9 अलग अलग बना रहे हैं ताकि बागवानी के लिए अच्छे पौधे मिल सके। तो ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। आज उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के साथ मिलके खरीफ की और रबी की पूरी योजना और बाकी विषयों पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। मुझे इतनी कहना। आज के इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर क्षेत्रीय राज्यों से जुड़े हुए सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत सरकार की क्षेत्रीय स्तर पर इस कृषि सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसे उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। मैं इस अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके सहयोगी मंत्रीगण श्री रामनाथ ठाकुर जी का, श्री भागीरथ चौधरी जी का, सभी अन्य राज्यों से आए हुए कृषि और उद्यान मंत्रियों का, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और खेती की बात खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार के प्रयासों से एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। वहीं घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के चलते कुछ स्थानों पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील की। साथ ही बताया कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है और 5 किलो के सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है ताकि लोगों को रसोई गैस की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स अफेक्ट हैं, परंतु भारत सरकार की कोशिश है कि डोमेस्टिक सप्लाईज विदाउट किसी डिसरप्शन के चलती रहें। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई स्मूथ है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, परंतु कुछ अफवाहों के चलते कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर भी चले जा रहे हैं रिफिल की डिलीवरी लेने के लिए। इस संदर्भ में आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन बुकिंग करें और होम डिलीवरी होगी, इसलिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर है और अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,47,000 से अधिक टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी लगातार सुचारू रूप से चल रही है। कल भी लगभग 81,000 से अधिक सिलेंडर्स की 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और अब तक 1,33,000 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 8,500 से अधिक अवेयरनेस कैंप्स में भी बेचे जा चुके हैं। नेचुरल गैस के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तक
5,27,000 के करीब PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया जा चुका है। इसके अलावा 2,60,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और 5,97,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी पर्याप्त उपलब्ध है। किसी भी पेट्रोल पंप पर ड्राई आउट नहीं है, परंतु यहाँ भी र्यूमर्स के चलते कुछ पेट्रोल पंप्स पर कुछ एरियाज में पैनिक बाइंग देखी जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सप्लाईज पर्याप्त हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है, इसलिए कृपया पैनिक बाइंग से बचें। क्रूड हमारी इन्वेंट्री सफिशिएंट है, कार्गोज टाइड अप हैं। इसके अलावा हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। फार्मा केमिकल सेक्टर्स के लिए भी C3 C4 मॉलिक्यूल्स को एलोकेट किया गया है और 9 अप्रैल से लगभग 6,400 टन से अधिक प्रोपिलीन मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरीज के द्वारा बेची गई है। हमारा एनफोर्समेंट भी जारी है और स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जॉइंट टीम के द्वारा कल भी लगभग 2300 रेड की गई हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सरप्राइज इंस्पेक्शन में अब तक लगभग 307 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई है और 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड किया गया है। अंत में मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल, डीजल और LPG क्रय करें। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जनता ने मतदान के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ परिवर्तन के लिए वोट डाला है। अमित शाह ने मतदान में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का अभिनंदन किया और कहा कि बंगाल की जनता भय से भरोसे की यात्रा की ओर बढ़ रही है। कल बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं सबसे पहले तो प्रथम चरण में वोट डालने वाले सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुनाव आयोग, सभी CAPF, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदय पूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है।
तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है वैसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। आज कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान चिप की मौजूदगी में बेहतर दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए अजय माकन ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनता को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। उन्होंने बताया कि मुद्दा आधारित राजनीति के तहत जन सुझाव लेकर व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं उदय भान चिप ने कहा कि यह अभियान प्रदूषण, पेयजल और मौसमी समस्याओं से जूझ रहे दिल्ली वासियों के लिए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूथ कांग्रेस हर वार्ड और मोहल्ले में जाकर लोगों से संवाद करेगी और समाधान पर काम करेगी। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर के अंदर शहरी इलाकों के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर जो लोगों को दिक्कतें होती हैं उसको सुलझाने के लिए, उसके ऊपर एजिटेट करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। और उदय भानु जी आज यहाँ पे अनाउंस करेंगे यूथ कांग्रेस का किस तरीके से देश भर में, और शुरुआत के अंदर दिल्ली से ये शुरू करेंगे। शहरीकृत इलाकों के अंदर बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती हैं और दुख की बात यह है कि अक्सर ये समस्याएं राजनीतिक चर्चा से दूर हो जाती हैं और इसके ऊपर जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लिहाजा यूथ कांग्रेस ने तय किया है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, लोगों की समस्याएं जो शहरी इलाकों में है उसको ध्यान रखते हुए एक व्यापक पूरे देश भर के अंदर आंदोलन और लोगों के बीच में जाकर के सुझाव लेना और उसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, इस चीज के ऊपर चर्चा करना। इसके लिए यूथ कांग्रेस यहाँ पे आज इस कार्यक्रम को लेकर के आई है। मैं उदय भानु जी से अनुरोध करूंगा, एक ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनका है और उसमें ये विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं। एक प्रोग्राम, एक अभियान शुरू करने वाले हैं यूथ कांग्रेस अपनी लीडरशिप के साथ, जिसका नाम है बेहतर दिल्ली अभियान। और ये अभियान क्यों है? ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज है उन बच्चों के लिए, वो जनरेशन्स के लिए जो अभी दिल्ली में रह रहे हैं, जो पॉल्यूशन जैसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं और हमारा और सरकार का खासकर कोई ध्यान इस पर नहीं है। ये वही दिल्ली है जिसको ग्रीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता था।
ये वही दिल्ली है जब कांग्रेस के समय में 22% से ज्यादा ग्रीन कवर यहां पे बढ़ा कांग्रेस की सरकार में, और आज दिल्ली को पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जहरीली गैस का अड्डा बोला जाता है। और ये देन है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। इसमें हम सब जानते हैं दिल्ली की समस्या हर एक सीजन की अलग समस्या है। जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलता है, गर्मी में लैंडफिल्स जब जलाए जाते हैं उससे पोल्यूशन होता है। इसमें हम गर्मियों में हर वार्ड में, हर मोहल्ले में लोगों के बीच इंटरेक्शन करेंगे, उनसे ये जो समस्या है उसकी चर्चा करेंगे और उसके सोल्यूशन के बारे में चलेंगे। उस तरह से जब बारिश का सीजन आता है तो हमें पता है बारिश में दिल्ली किस समस्याओं से जूझती है, हर जगह पानी आ जाता है, सड़कों में मैक्सिमम सड़कों में पानी आता है, सड़क चलना दूर, आप अगर वहां पे कोई बोट भी चलाना चाहो तो बोट भी चल सकती है। ये हालत हमारे यहाँ के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की दिल्ली की है, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती। डेंगू जैसी बीमारियां इस समय में सबसे ज्यादा होती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और उसके बाद जब हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में दिल्ली की ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, यहाँ की सीएम हो, यहाँ के बीजेपी के मेयर हो, या फिर यहाँ के बीजेपी के एलजी हो, इन चारों, ये जो चारों बीजेपी के लोग हैं, इनकी देन से दिल्ली के बच्चों को मिलता है पोल्यूशन, जिससे कई ज्यादा मौतें, कई हजारों मौतें सिर्फ पोल्यूशन के कारण दिल्ली में हो रही हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। तो इन सब समस्याओं पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए ये जो है शेड्यूल वाइज ये हम बता रहे हैं कि हर एक सीजन में जो जो प्रॉब्लम दिल्ली की आती है उसमें यूथ कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, चर्चा करेगी, और उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के, मोहल्लों के लोगों के साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे इन सरकार के खिलाफ। और उसके बाद भी अगर ये अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं, ये वैसा काम नहीं करते कि दिल्ली में बच्चों को अच्छी हवा सांस लेने को मिले, ऐसे काम नहीं करते, तो फिर हम पूरा संघर्ष करके ये इंश्योर करेंगे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको पलटा जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने गुजरात में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में नगर निगम और तालुका जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जो गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि गुजरात की जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आई है। सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले चुनाव में पार्टी को 18 और 23% वोट मिले थे और इस बार राजकोट नगर निगम में पूर्ण बहुमत हासिल होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब गुजरात में चुनाव हो रहा है नगर निगम के लिए और तालुका जिला पंचायत के लिए। ये चुनाव गुजरात के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात के लोग इस बार जो मूड बना के बैठे हैं वो किसी पार्टी को चुनना या कोई सरकार को हराना या जिताने से ज़्यादा ये बताने के लिए मूड बना के बैठे हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। लेकिन मैं राजकोट में बैठा हूँ, राजकोट के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है। जब हमने शोर मचाया, हमारे लोगों ने शोर मचाया तो थोड़ी बहुत बिल्डिंग ठीक कर दी, लेकिन पढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी बता दे कि राजकोट के आसपास, राजकोट और राजकोट के आसपास के सरकारी स्कूलों में से पढ़ के एक भी बच्चा नीट पास करके गया हो, जेई का एग्जाम पास करके गया हो, किस लिए पढ़ा रहे हो? कोई बच्चा कहीं अफसर बना हो, कोई बच्चा कहीं अच्छी नौकरियों में गया हो, आप मजदूर पैदा करने के लिए पढ़ा रहे हो। और प्राइवेट लोगों को आपने गुलामों की तरह से मजबूर कर रखा है कि अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, उसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक की महीने में फीस दो और पढ़ाओ। अब राजकोट जैसे शहर में किसके पास है 10,000, 20,000 रुपये महीने देने के लिए, और कितने लोगों के पास हैं? आज इस चुनाव में, इस नगर निगम चुनाव में जनता जवाब देगी कि जनता गुलाम नहीं है, उनके पास विकल्प है। आज लोगों ने जब ये शुरू किया कि हमको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, तानाशाही का अंत होता है और गुजरात में भी होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र